दोस्तों, जब भी हम दुनिया के सबसे बेहतरीन जासूसों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अमेरिका के CIA जासूसों की एक छवि उभर कर आती है। बचपन से ही हमने कई बार इंग्लिश फिल्मों में जेम्स बॉन्ड को कई बड़े बड़े मिशंस को अंजाम देते हुए देखा है। लेकिन आज हम अगर बात कहें कि भारत के पास भी एक जासूस ऐसा रहा है जो पाकिस्तान जैसी खूंखार जगह पर कई साल तक रहते हुए बहुत सारे मिशनों को अंजाम दे चुका है, तो शायद ये बात आपके गले के नीचे ना उतरे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही जासूस और उसके कई सारे किस्सों के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं भारत के शेर कहे जाने वाले NSA अजीत डोभाल के बारे में। जी हाँ, अजित डोभाल। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि अजित डोभाल तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और हम बात करने वाले थे एक जासूस की, तो आपको बता दें कि NSA बनने से पहले वो कई साल तक रॉ के लिए एक जासूस रह चुके हैं। अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। डोभाल का पूरा जीवन एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर के किस्सों से भरा हुआ है। जाबाजी के किस्से उनकी शख्सियत के साथ चस्पा हो चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जासूसी से लेकर पाकिस्तानी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक तक उनके कई साहसी किस्से उन्हें खतरों के खिलाड़ी साबित करते हैं। अजीत डोभाल के जीवन की गतिविधियां और उपलब्धियां किसी सुपर एक्शन फिल्म से कम नहीं है। कई नेशनल डिफेंस मिशंस में अपने इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन के लिए वो आज भी जाने जाते हैं। पिछले 4 दशकों से कई पदों पर रहते हुए देश की सेवा करने वाले अजीत डोभाल का नाम सुनकर ही भारत के दुश्मन कांप जाते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने जीवन में कई ऐसे कारनामे कर चुके हैं जिनसे पाकिस्तान के कई नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। NSA रहते हुए डोभाल ने पाकिस्तान को कई बार गहरी चोट पहुंचाई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे डोभाल 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं। लंबे समय तक पुलिस सेवा में रहने के साथ ही डोभाल ने कई देशों में भारत के जासूस के रूप में एक लंबा समय बिताया है। बाद 1972 की डोभाल रॉ के पाकिस्तान में काम कर रहे थे। एक खुफिया जासूस की जिंदगी कैसी होती है, इसे हम कई जासूसी फिल्मों में देख चुके हैं। और अजीत डोभाल की भी पाकिस्तान में ठीक उन्हीं जासूसों जैसी जिंदगी रही है। डोभाल 7 सालों तक पाकिस्तान में भारत के अंडरकवर जासूस रह चुके हैं। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने एक मुसलमान व्यक्ति के रूप में खुद को ढाला और कभी भी किसी को ये भनक नहीं लगने दी कि वे एक हिंदू हैं। लेकिन एक बार उनका ये भेद खुल गया था। डोभाल पाकिस्तान के लाहौर में रहा करते थे। लाहौर में ही औलिया की एक बहुत बड़ी मजार है। वहाँ पर एक बार एक व्यक्ति जिसकी खुद लंबी दाढ़ी थी और एक पक्का मुसलमान था, उसने इन्हें रोक लिया और कहा कि तुम हिंदू हो। ये सुनकर डोभाल एकदम से भौंचक्का रह गए थे, लेकिन डोभाल ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। उस व्यक्ति ने फिर कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके कान छिदे हुए हैं और एक हिंदू ही अपने कान छिदवाता है। इस बात पर डोभाल ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैंने बाद में मुसलमान धर्म अपनाया है। उस व्यक्ति ने इसके बाद भी कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद एक हिंदू हूँ और यहाँ अपनी पहचान छिपा कर रह रहा हूँ। बाद में उस आदमी ने डोभाल को सुझाव दिया कि वे अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा लें। हालांकि बाद में डोभाल ने अपने कान की सर्जरी भी करवा ली। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में एक अंडर कवर ऑपरेटिव के रूप में दाऊद इब्राहिम के खुफिया और आतंकी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने का काम भी किया था। दोस्तों, जी हाँ, पाकिस्तान में रहने के दौरान उन्होंने मस्जिदों में जाने वाले लोकल लोगों से दोस्ती की। अजीत डोभाल ने इस दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर भी जासूसी की। पाकिस्तान जैसे देश में एक जासूस की तरह कई साल बिताना ठीक वैसे ही होता है जैसे मौत को हाथ में लेकर चलना। अजीत डोभाल ने आसानी से ये काम किया जिसकी पाकिस्तानी एजेंसियों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। यही वजह है कि पाकिस्तान के बड़े नेता और अधिकारी भी उनका लोहा मानते हैं। इसके अलावा भी अजीत डोभाल को कई खास कामों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, ऐसे ही साल 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुए ऑपरेशन ब्लैक थंडर में उनकी भूमिका को याद किया जाता है। जब खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, तब डोभाल भी वहीं मौजूद थे और इस बात की भनक भी किसी को नहीं थी। बताया जाता है कि डोभाल इस दौरान रिक्शा चलाकर मंदिर की तरफ पहुंचे थे। उन्होंने खालिस्तानियों को ये यकीन दिलाया कि वो ISI से हैं और उनकी मदद करने यहाँ पर आए हैं। करीब 2 दिन तक डोभाल स्वर्ण मंदिर के अंदर रहे और उसके बाद बाहर आकर एजेंसियों को कई सारी जानकारी दी। इन 2 दिनों में वह खालिस्तानी आतंकियों के बीच पाकिस्तानी जासूस बनकर रह रहे थे। जी हाँ, स्वर्ण मंदिर में रह रहे खालिस्तानियों से उन्होंने जानकारी जुटा ली थी। इस दौरान कई महीनों तक वह रिक्शा वाला बनकर रहे। उन्होंने सेना के अधिकारियों को बताया था कि दुश्मन अंदर किसी हद तक तैयार बैठे हैं। स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना की कार्रवाई को दुनिया ब्लू स्टार नाम से जानती है। जी हाँ, इस ऑपरेशन के जरिए सेना ने आतंकियों से स्वर्ण मंदिर को आजाद करवाया था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए एक कमरे में सेना की प्लानिंग चल रही थी, तब डोभाल अचानक उसमें घुस गए थे। उन्होंने उस समय सैन्य अधिकारियों को इतनी जानकारी दी थी कि वे सन्न रह गए थे। अधिकारियों को भी समझ में आ गया था कि यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं होने वाला। बाद में ऑपरेशन चलाया गया और अंदर मौजूद सभी खालिस्तानी चरमपंथियों को मार गिराया गया था। उनके द्वारा दी गई जानकारी की सहायता से ही भारतीय सेना को ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिल पाई थी।
अजीत डोभाल को लेकर कंधार हाईजैक में भी उनका इंपॉर्टेंट रोल माना जाता था। अजीत डोभाल और मसूद अजहर के बीच चूहे और बिल्ली का खेल चलता रहा। 1994 में जब मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया तब डोभाल आईबी में जॉइंट डायरेक्टर थे। डोभाल ने मसूद अजहर से लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद जब कंधार कांड हुआ तो एक बार फिर से अजहर और डोभाल की किस्मत टकराई। डोभाल उस टीम में शामिल थे जो बंधकों को छुड़ाने के लिए तालिबान से बात कर रही थी। भारत ने कंधार में बंधकों के बदले जिन आतंकियों को रिहा किया उसमें मसूद अजहर भी एक था। छूटने के बाद ही उसने जैश-ए-मोहम्मद नाम से आतंकी संगठन खड़ा कर दिया। तब से अब तक जैश ने भारत को कई जख्म दिए हैं। अजहर को कई बार भारत का ओसामा बिन लादेन भी कहा गया है। अपने एक इंटरव्यू में डोभाल कहते हैं कि उस समय सरकार के ऊपर जनता और मीडिया का प्रेशर आ गया था। फिर सरकार ने नेगोशिएशन करने का फैसला किया ताकि लोगों को सुरक्षित भारत लाया जा सके। तब पहली बार वो इस केस में इन्वॉल्व हुए थे। डोभाल बताते हैं कि मुझसे कहा गया कि मैं स्पेशल एयरक्राफ्ट से कंधार जाऊं। मैं जब वहां पहुंचा तो जो महसूस हुआ कि हाईजैकर्स ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि हम उन पर रूल कर सकें, क्योंकि उनको खाना दवाइयां मिल रही थी। वो बाहर भी जा रहे थे और उनमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं था क्योंकि वे अपनी जमीन पर थे। इसके अलावा डोभाल ने यह भी बताया कि हमने उस समय अफगानिस्तान सरकार से मदद मांगी थी तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया। भारत ने उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट भी दिए थे, लेकिन अफगान सरकार ने साफ कह दिया कि हमारी जमीन पर खून खराबे वाली कार्रवाई नहीं होगी। हम आतंकवादियों के साथ वायरलेस सेट पर बातचीत करते रहे थे। करीब 24 घंटे की बातचीत के बाद पहली बार हाईजैकर्स ने करीब 35 से 36 आतंकियों को छोड़ने की लिस्ट सौंपी। दूसरी डिमांड सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी को वापस करने की और तीसरी $200 मिलियन देने की थी। आगे नेगोशिएशन होने पर उन्होंने सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी और $200 मिलियन की मांग को छोड़ दिया था। वो हर बार यही कहते थे कि हम तो फिदाइन हैं, हम तो मरने के लिए आए हैं और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम तो पैसेंजर्स को भी उड़ा देंगे। इसके बाद काफी नेगोशिएशन के बाद भारत ने 3 आतंकियों मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को रिहा कर दिया था। इसमें अजीत डोभाल आतंकियों के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहे थे और ये उनकी बातचीत का नतीजा है कि बाकी सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित वापस लाया गया। लेकिन आज भी कई जगह अजीत डोभाल इस मिशन को पूरा ना कर पाने का मामला जताते रहते हैं दोस्तों। खैर, इन सब कहानियों के साथ अजीत डोभाल के करियर और उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। डोभाल की स्कूल एजुकेशन राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई है। बाद में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की। 1968 में वह केरल कैडर से इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल हुए और 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में शामिल हुए। एक डिकेड से ज्यादा समय तक डोभाल ने आईबी का ऑपरेशन विंग चलाया और अपने करियर के दौरान कई डिफेंस मिशंस में शामिल रहे। इस बीच उन्होंने कई साल रॉ के लिए भी एक जासूस के रूप में काम किया और अब 2014 से अजीत भारत के NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं कहा जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के पीछे भी अजीत डोभाल का ही मास्टरमाइंड है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं कि क्या आप अजीत डोभाल के इन मिशंस के बारे में क्या सोचते हैं। जाने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।